की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करते हैं रूस और यूक्रेन का संपूर्ण विवाद और उसके सारा इतिहास। ये सारा जो इतिहास है वो मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के इतिहास की ये बात है उन दिनों की जब निकोलस द्वितीय रूसी साम्राज्य की सत्ता में आए थे, लेकिन 3 साल ही बाद ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की और रूसी साम्राज्य जो था जार द्वितीय का, निकोलस द्वितीय का, उसको उखाड़ फेंका और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होती है दुनिया में पहली बार। और 1918 में ही यूक्रेन ने भी आज़ादी की घोषणा कर दी, लेकिन वहाँ गृह युद्ध चलता रहा। फिर है यूक्रेन जो था वो सोवियत संघ में कैसे शामिल हुआ। 1921 में यूक्रेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की गई और 1922 में दिसंबर में यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक संस्थापक सदस्य बन गया। 1932 में स्टालिन की नीतियों की वजह से यूक्रेन में अकाल जैसे हालात भी पैदा हो गए, क्योंकि सोवियत सरकार ने शुरुआती 8 सालों में तो यूक्रेन की भाषा व संस्कृति को बढ़ावा दिया था, लेकिन बाद में जब सोवियत संघ यूएसएसआर द्वारा वहाँ पर रशियन कल्चर को डेवलप किया गया तो उससे थोड़ा वहाँ विवाद पैदा हो गया। अब देखें यूक्रेन की सोवियत संघ से आज़ादी कैसे हुई। सोवियत संघ के दमन की वजह से यूक्रेन में कई हथियारबंद समूह ने विद्रोह करने की कोशिश की। यूएसएसआर की नीतियों के खिलाफ वहाँ यूक्रेन में विद्रोह हुआ। 1954 में विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ के जो सोवियत नेता थे खुश्चेव, निकिता खुश्चेव जो राष्ट्रपति रहे, उन्होंने क्रीमिया को गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन में शामिल कर दिया। अर्थात क्रीमिया पहले रूस के पास था, वो क्रीमिया जो था वो गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन में शामिल कर दिया गया। आप मैप में देखोगे नीचे एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है। फिर है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का भी ऐलान कर दिया। 1996 में यूक्रेन ने डेमोक्रेसी अपना ली और संविधान अपनाया और राई वन्या नामक करेंसी भी जारी कर दी 1996 में। और क्रीमिया आपको पता ही है यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीप है। फिर बात करते हैं हम सोवियत संघ के बंटवारे के साथ यूक्रेन की जनता और नेता भी 2 धड़े में बंट गए। एक तो जो नेता थे वो यूरोपियन यूनियन के पक्षधर, नाटो के पक्षधर थे। दूसरा जो धड़ा था वो थोड़ा बहुत रूस से भी सहानुभूति रखता था। 2013 के यूक्रेन के लिए एक बड़ी परीक्षा का साल था। उन्हें या तो रूस चुनना था या यूरोपियन यूनियन। और उस वक्त जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वो विक्टर यानुकोविच काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ आर्थिक और राजनीतिक समझौते पर साइन करने वाले थे, फिर ये हट गए। इसके बाद आए यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोराशेको, इन्होंने भी यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली। ये साफ हो गया कि यूक्रेन ने नाटो अर्थात यूरोपियन यूनियन को चुन लिया है। दोनों यूरोपियन यूनियन या नाटो के पक्ष में चले गए हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग है, नाटो और यूरोपियन यूनियन एक ही मानते हैं हम। यूक्रेन से पुतिन का बदला। अब जब यूरोपियन यूनियन उन्होंने अपना लिया तो रूस तो नाराज़ होना ही था। तो 2014 में पुतिन ने क्या किया, उन्होंने 1950 के दशक में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया में अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। ये जो क्रीमिया है इस मैप में नज़र आ रहा है, इस पर अपना कब्जा कर लिया। पुतिन की ये दलील थी कि क्रीमिया में रूसी लोग बहुतायत में हैं और विरोध प्रदर्शन के पीछे उनकी रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी, उनकी रक्षा करे। और यूक्रेन वाले रूस पर आरोप लगाते हैं कि वो यूक्रेन में गृह युद्ध भड़का रहा है रूस जो है। तो इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में आपस में तानातानी रहती है, लेकिन उसके साथ रूस के लोग यूक्रेन में बहुतायत में हैं। तो 2 प्रांत हैं जिनको आपको याद रखना है, लोहास्क और दोनेस्क, जिनको हाल ही में रूस ने स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया है। तो यहाँ भी जो रशिया के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर है यूक्रेन और रूस का ताज़ा विवाद। दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो वर्तमान में भी है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के साथ मीटिंग की और ब्रुसेल्स में इस बैठक में यूक्रेन का एक बार फिर वादा किया गया यूक्रेन के साथ कि वो नाटो ज्वाइन करेंगे, रूस के विरोध के बावजूद नाटो ज्वाइन करेंगे। पुतिन ने नाटो से जोर देकर कहा कि यूक्रेन को कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनाना है, पूरी यूरोप में भी अपनी सैन्य गतिविधि रोक देनी है।
पुतिन की इस बौखलाहट की बड़ी वजह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ इसकी सीमा लगती है ज़्यादा, तो उसे खतरा है कि कल को नाटो उसकी सीमा पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक बफर स्टेट जो था यूक्रेन, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर दो खेमों में बंट गए हैं देश। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने भले ही 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं, मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं, लेकिन अब ये मसला सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच का नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी देश दो खेमों में बंट गए हैं। यूक्रेन का पक्ष है कि वो एक आज़ाद मुल्क है, कहीं भी जा सकता है, नाटो में भी शामिल हो सकता है। वहीं नाटो और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं पुतिन को डर है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के पर अमेरिका और नाटो सेनाएं किसी भी दिन रूस की सरहद पर खड़ी नज़र आएगी। इस तरह ये दोनों मुद्दे चलते रहते हैं। यूक्रेन को लेकर पुतिन इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं? भाई पुतिन सेंटिमेंटल तो होंगे ही। सबसे पहली बात तो यूक्रेन जो था वो सदियों पुराना रूस का रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो रूसी शहरों की माँ कही जाती है, और रूसी आबादी उसमें भी रूस मूल के लोग रहते हैं। फिर इनका व्यापारिक मित्र है यूक्रेन, और रूस पुराने दौर को वापस लाना चाहता है, तो यूक्रेन उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर एनर्जी के मामले में भी यूरोप में गैस पाइपलाइन के लिए रूसी पाइपलाइन यूक्रेन होकर यूरोप में जाती है, तो और वो यूक्रेन को अरबों डॉलर की फ़ीस भी अदा करता है। तो कल को इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होगी तो यूक्रेन जो है वो इन पाइपलाइनों को रोक देगा और रूस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। और फिर जो एक है कि सुपर पावर इमेज, रूस जो है अपनी सुपर पावर इमेज दोबारा से स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारा मसला था। और आज की न्यूज़पेपर में वेद प्रताप वैदिक जी ने भी इस पर बहुत बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। बात आती है भारत की। भारत और रूस आपस में मित्र राष्ट्र है। अगर कल को ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो भारत किसका पक्ष लेगा, ये भी एक बड़ी भारत को दोराहे पे खड़ा करती है बात। भारत ने रूस या अमेरिका में किसी एक खेमों को चुना तो दूसरा खेमा नाराज़ हो जाएगा, वो भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। और अगर खामोश रहा तो 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो भारत ने चुप्पी साध ली थी और रूस ने अपने समर्थन की तरह पेश किया था। इस बार भी खामोशी को रूस की तरह समर्थन की तरह ही पेश कर सकता है। और अगर रूस और चीन करीब आ जाएंगे, युद्ध की स्थिति होती है, तो ऐसे में चीन रूस के सामने भारत को डिफेंस की सप्लाई रोकने की शर्त रख सकता है। अब आज के जो न्यूज़पेपर का जो थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, वेद प्रताप जी वैदिक का बड़ा अच्छा इन्होंने ये लेख लिखा है, ये भी दैनिक भास्कर में लिखा है। भारत के इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध है। किसी एक पक्ष का खुलेआम समर्थन भारत जो है वो नहीं कर सकता, और किया भी भारत ने नहीं है। रूस ने बाकायदा यूक्रेन को डीमिलिटराइजेशन करने के लिए संघर्ष कर दिया है, युद्ध छेड़ दिया है। फिर भी भारत चुप्पी के मोड में है, शांति के मोड में है। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता प्रदान कर दी है। यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट भी दिया है। इन दोनों हिस्सों को अब एक स्वतंत्र राष्ट्र की उपाधि दे देगा, और यहाँ अराजकता न फैल जाए इसलिए अपने सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैनिक कार्रवाई का रास्ता उसने निकाल लिया है। अगर नाटो, यूरोपियन यूनियन के देशों ने, अमेरिका ने इनको रोकने की कोशिश की रूस को, तो फिर तीसरे महायुद्ध की नौबत आ सकती है। वास्तव में रूस ने यूक्रेन में जो अभी किया है वो वैसा ही है जैसे 2014-15 में क्रीमिया के लेकर किया था। क्रीमिया को भी जो यूक्रेन का हिस्सा था उसको भी ऐसे ही उसने कब्जाया था। और अब ये दोनों जो प्रदेश उसने घोषित किए, दोनेत्स्क और लुहांस्क, उसको भी वैसे ही कब्जे में करने की सोच रहा है। फिर है व्लादिमीर पुतिन अब सोवियत सेनाओं की तरह वार्सा पैक्ट को फिर से जीवित करना चाहते हैं। पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देश नाटो के सदस्य बन चुके हैं। शीत युद्ध के ज़माने में रूस का वार्सा पैक्ट अमेरिका के नाटो को लेकर लगभग बराबरी का टक्कर दे रहा है, लेकिन सोवियत विघटन के बाद रूस बहुत कमज़ोर हो गया है। इसके बावजूद आज भी वो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, ये बात सबको भूलनी नहीं चाहिए। पुतिन की नज़र में यूक्रेन व जॉर्जिया जैसे राष्ट्रों को आज भी अपनी वही हैसियत माननी चाहिए जो स्टालिन और ब्रेजनेव के ज़माने में उनकी थी। ब्रेजनेव ने 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला बोलते हुए सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुतिन उसी सिद्धांत को यूक्रेन पर लागू करना चाहते हैं, अर्थात सीमित संप्रभुता है बस अब आपके पास, आप ज़्यादातर रूस पर निर्भर रहेंगे, यूएसएसआर पर निर्भर रहेंगे। यही उसकी सीमित संप्रभुता का सिद्धांत था
चेकोस्लोवाकिया पर हमला इसी सिद्धांत को मान के किया था, और अब भी यूक्रेन को वो ज़्यादा आज़ादी देना नहीं चाहते। तो ये बात यूक्रेन को भी ध्यान में रखनी चाहिए। फिर है, यूक्रेन के नेता पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के साथ न केवल अपने आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक संबंध घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, बल्कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य भी बनाना चाहते हैं, और रूस ऐसा होने नहीं देगा। यूक्रेन में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव इतना रहा है कि वहाँ के जन्मे निकिता खुश्चेव भी सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और अब भी रूस के साथ लगे कुछ यूक्रेनी इलाकों में रहने वाले लोगों ने, रूसी मूल के लोग बहुसंख्यक में हैं। इन इलाकों को रूस में मिलाने की खातिर रूस ने 1.25 लाख सैनिक यूक्रेन रूस सीमांत पर डटा रखे हैं। रूस तो अभी भी यही दावा कर रहा है कि वह यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन उसने ये इलाका अभी तक खुलेआम नहीं किया है। वह 2 इलाकों को यूक्रेन से अलग करना चाहता है। इस बारे में रूस की संसद ने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों की धमकियों को देखते हुए लग रहा है कि रूस आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। आक्रामक कार्रवाई कर रहा है वो क्रीमिया की तरह। रूस ने बार बार दावा किया कि वह बस एक ही बात चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो। हाँ, ये बात पुतिन पहले से ही बोलते आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है, तो अब इसका हल जो है वो युद्ध से ही निकलने वाला है। और अमेरिका और यूरोप के लोग इस मुद्दे पर चुप्पी ही साध रखे हैं। अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों ने रूस को दिया भी था, लेकिन रूस को डर है कि उसके पड़ोसी राष्ट्रों में नाटो फौजों को इसलिए डटाया गया कि यूक्रेन को आखिरकार नाटो में मिला लिया जाए। सच्चाई तो यह है कि न तो रूस और न ही नाटो राष्ट्र चाहते हैं कि युद्ध छिड़े। रूस तो अब कब्जा कर रहा है। नाटो राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा यह करेंगे कि रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा देंगे। हाँ, प्रतिबंध लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने, इंग्लैंड ने और कई देश, जर्मनी ने कई प्रतिबंध लगा भी दिए हैं। यूक्रेन इसी रूसी हमले को ही संज्ञा देगा। रूसी और नाटो खेमों ने सेम से काम नहीं लिया तो भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, छिड़ेगा साहब, जिसकी लपटें दूर दूर तक फैल सकती है। दोनों पक्ष परमाणु शक्ति संपन्न है। यदि युद्ध होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और ये पिछले दोनों युद्धों से महाविनाशकारी होगा। हालांकि भारत के प्रतिनिधि ने दोनों खेमों से संयम की अपील की है। विदेश मंत्री जयशंकर भी आजकल यूरोप में ही है। भारत के इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध है। एक पक्ष का खुलेआम समर्थन नहीं कर सकता, जैसा कि शीत युद्ध में इंदिरा गांधी ने 1981 में अफगानिस्तान में किया था, 1968 में चेकोस्लोवाकिया में, पंडित नेहरू ने 1956 में हंगरी के मामले में सोवियत समर्थन या चुप्पी का रुख अपनाकर किया था। और आज वर्तमान के दौर में चुप्पी साधना भारत के लिए मुश्किल होगा। दोनों पक्षों में भारत की मित्रता ही वह तत्व है जिसमें उत्कृष्ट कोटि का मध्यस्थ बना सकती है। भारत के समक्ष न केवल हमारे 20,000 छात्रों की सुरक्षा का सवाल है, बल्कि तेल की कीमतों पर भी नज़र रखना और महंगाई के लिए भी ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो भारत का पक्ष क्या रहेगा, मोदी जी इस पर क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रूस ने क्रीमिया पर जैसे कब्जा किया था, वैसे ही दोनों प्रांत दोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने का अभियान छेड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश, अमेरिका, बाइडेन साहब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। ये था पूरा यूक्रेन और रूस का विवाद। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा।